टेस्ट लिया है। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड। Fill in the blanks with help of the alternative givens. Select the most appropriate option for each number. तो my dear दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसेज में बता रहा है कि कुछ वर्ड डिलीटेड कर दिया गया है और इस डिलीटेड वर्ड को आपको अल्टरनेटिव जो दिया गया है उसमें से विकल्प में से चुन करके ब्लैंक्स जो है उसको भर देना है और वह ब्लैंक्स दिया जाएगा जो प्रत्येक एक नंबर के लिए रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है एवरीथिंग वी नो, हमारा जो पैसेज है उसको पहले पढ़ लेते हैं। मैं इससे पहले बता दूं पैसेज करने का तरीका क्या होता है। जब भी क्लोज टेस्ट करने जाते हैं हमारे मित्रगण गलतियां करते हैं। यहाँ क्या गलतियां करते हैं आप समझिए। वो गलतियां क्या करते हैं, एक लाइन्स पढ़ लेते हैं, फर्स्ट को क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भरने चले जाते हैं, फिर 2 लाइन पढ़ लेते हैं, सेकेंड का जो भरने वाला उसको भरने चले जाते हैं। हमारे मित्रगण, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा, आप करते हो, बढ़िया बात है, आप करते हो, बट आपका ये तरीका सही नहीं है। आप उस समय ऐसे करने से अपने आप को परहेज करवाओ। क्यों? इसका कारण एक ही है कि आप जो करना चाह रहे हो वह सही ढंग से नहीं हो पा रहा। इसका क्या कारण है? कारण नंबर 1 कि पहले आप स्टोरी को समझ नहीं पाते हो। देखिए, क्लोज टेस्ट बहुत बड़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका क्या होता है, हमें पहले स्टोरी को पढ़ लेना है, शुरू से अंत तक पढ़ लेना है, स्टोरी का थीम क्या कह रहा है और थीम बेस्ड क्वेश्चंस दिया रहता है जो उसके ब्लैंक्स में भरा जाता है। हम क्या करते हैं जी कि एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक एक ब्लैंक्स को देखते हैं और ब्लैंक्स में क्या करते हैं 1 बाय 1 चूज करके और सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी में हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोग को थीम ही पता नहीं चलता, हमें स्टोरी भी मालूम नहीं चलता है कि कहानी में स्टोरी क्या है। तो पहला चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोज टेस्ट करने से पहले क्लोज टेस्ट को एक बार जितना जल्दी हो सके पढ़ लेंगे, उसके मीनिंग को एनालाइज कर लेंगे, मीनिंग को एनालाइज करते हुए क्वेश्चन वाइज पे चलेंगे और उसके बाद करेंगे। देन यू आर रेडी टू करेक्ट योर close stage. My dear, get ready and start to read. A very first question is here on a screen. Everything we know about non-avian dinosaur is. देखिए, अभी जो भी क्वेश्चन मैंने एक ही यहाँ पे लाइन पढ़ा है, इसी से हमें पता चला गया कि यह किसके बारे में स्टोरी है, तो डायनासोर के बारे में है। तो एवियन डायनासोर इज फुजिल विच इंक्लूड बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट, ट्रैक्स। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपका 1 नंबर जो यहाँ लिखा गया है यही आपका ब्लैंक्स है, इसी को भरना है, ठीक ना। फिर विच इंक्लूड्स बोन्स है, टीथ है, फुटप्रिंट, ट्रैक्स है, एग्स है एंड स्किन इम्प्रेशन फॉर सेंचुरीज, ठीक ना। उनको क्या मिला इसमें जुड़ा हुआ था, बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट, ट्रैक्स, एग्स एंड स्किन इम्प्रेशन, है ना, फॉर सेंचुरीज। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव, संसार से जितने भी कोने से लोग हैं वो हैव डैश अमेजिंग फुजिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट। देखिए, सेकेंड में भी ब्लैंक्स दिया गया है। अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड, 3 में भी ब्लैंक्स दिया गया है। एंड फेरी टेल्स एंड पीपल डैश दैट दीज बोन्स बिलोंग्स टू डैश। ओके, तो हमें जितना भी स्टोरी मालूम चला, ये स्टोरी हमको किसके मालूम पे चला, डायनासोर के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन करने पर कि ये पहले नंबर पे क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा और थर्ड नंबर पे क्या आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन लिख चुका हूँ। अब इस दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ऊपर का क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैंने पढ़ रखा है, यहाँ पे पढ़ के बता दिया आप लोगों को कि कैसे इसको करेंगे। तो पहला पढ़ेंगे क्या, एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर। नॉन एवियन डायनासोर के बारे में हम लोग जानते हैं, इज डैश फुजिल विच इंक्लूड। अब क्या चीज़ के हिसाब से, इनको किसके तर्ज पे जानते हैं, बेस्ड ऑन, हेल्ड ऑन, गिवन इन या टेकन आफ्टर। तो इसमें आपको याद करना है, एवरीथिंग वी नो अबाउट द नॉन एवियन डायनासोर इज बेस्ड ऑन फुजिल। देखिए, उनके जो भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, उसके आधार पर, किसके आधार पर, उनके जो भी डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं उनके बेस पर, बेस्ड ऑन मतलब साक्ष्य के आधार पर क्या किया, बी चीज इंक्लूड, जिसमें क्या है, बोन्स मिला हुआ है, टीथ मिला हुआ है, फुटप्रिंट मिला हुआ है, ट्रैक्स मिला हुआ है, एक्स मिला हुआ है एंड स्किन इम्प्रेशन भी है। 4th सेंचुरी, ये कब से आ रहा है, तो 4th सेंचुरी टाइम से। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव, मतलब संसार के हर एक भाग, मतलब पूरे संसार से लोग क्या किए हैं, इसके बारे में क्या किए, डिजाइन किए, नहीं गलत है, डिस्कवर्ड, हाँ डिस्कवर्ड किए हैं, मतलब पता लगाएं, क्या किए इसके बारे में, डिस्कवर्ड किए।
इन्वेंटेड नहीं किए, फैब्रिकेटेड नहीं किए, डिस्कवर्ड किए। क्या किए? डिस्कवर्ड किए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर में हो जाएगा डिस्कवर्ड। ओके, डिस्कवर्ड हो गया। सेकेंड नंबर में हमारा क्या हो गया? डिस्कवर्ड। तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट नंबर में हमारा क्या हो गया? बेस्ड ऑन, उनके साक्ष्य के आधार पर। उनके साक्ष्य क्या क्या मिले थे हमें? बोन्स मिले थे, तीत मिले थे, फुटप्रिंट मिले थे, ट्रैक्स मिले थे, एक्स। और लोगों ने क्या किया? लोग ने, पूरे संसार के लोगों ने, इन्होंने हैव डिस्कवर्ड, क्या किया? इसका खोज किया। डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है? खोज करना। इन्वेंटेड का मतलब आविष्कार खुद से किया। डिजाइन का मतलब ये सब बात नहीं था, वो प्रजाति थे कि नहीं उसके बारे में उन्होंने क्या किया? खोज किया। डायनासोर थे कि नहीं वाकई में, हम पूरे विश्व के लोग, उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके बारे में क्या किया? खोज किया। खोज करके पता लगाया कि हाँ भाई थे। और कैसे? उनको साक्ष्य मिला फॉसिल्स के तहत। कैसे? कुछ कुछ, जैसे उनका बोन्स मिला, टीथ मिला, फुटप्रिंट्स मिला, है ना, ट्रैक्स मिला, एक्स मिला, एटसेट्रा। ओके, समझ में आ रहा है? तो हमारा फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल है। ओके, ओके, तो यहाँ आपने देख लिया कि फर्स्ट और सेकेंड हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट, एवरी फाइंड्स इंस्पायर्ड। एवरी फाइंड्स इंस्पायर्ड हुए, क्या हुए? थर्ड नंबर, एंड फेयरी टेल्स। और थर्ड नंबर में क्या है? ऑनर, रिजेंट्स। अब एवरी फाइंड्स, रिजेंट्स, देखिए ऑनर नहीं होगा, रिजेंट्स है। क्या होगा इसमें? रिजेंट का मतलब इसलिए इसमें होगा कि पूरे कहानी पढ़ेंगे। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स विच इंक्लूड्स बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट्स, ट्रैक्स, एक्स एंड ए स्किन इम्प्रेशन। फॉर सेंचुरी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव discovered amazing fossilized bones and footprint. Every find inspired, early finds inspired regent। अर्ली फाइंड इंस्पायर्ड, जो इससे हुए, इंस्पायर्ड हुए, जो लोग इसके आकर्षित हुए, वो लोग रिजेंट थे। क्या थे? रिजेंट थे। रिजेंट इसलिए बोलूँगा, ऑनर उसको अभी नहीं कहने के चाहूँगा, फेम नहीं कहूँगा, सेलिब्रिटी नहीं थे, वो रिजेंट थे। मतलब अपने आप में वो क्वालिटी रखते थे उसको खोजने का, उसके डिस्कवर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर होगा वो होगा रिजेंट्स थे। और एंड फेयरी टेल्स एंड पीपल डैश फॉर डेट दिज बोन्स। एंड पीपल एम्ड नहीं होना चाहिए, अरेंज भी नहीं होगा, इमेजिन्ड। उन्होंने, लोग कल्पना करते थे। लोग क्या करते थे? जब ये रिजेंट इंस्पायर्ड हुए तो फेरी टेल्स के तरह, तो उन्होंने, लोग इसमें क्या करते? कल्पना करते थे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिन्ड, है ना। पीपल इमेजिन डेट दिज बोन्स बिलोंग टू, किसका होगा? तो लोग को मानना था कि ये बोन कहाँ का होगा। तो ये बोन लोग को लगता था कि स्पिरिट्स का नहीं, घोस्ट का, कोई भूत का नहीं, जाइंट का, डेविल्स का। तो भाई ये डायनासोर थे, वो बहुत बड़े जाइंट्स एनिमल थे। जाइंट्स बोले तो बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जाइंट्स एनिमल थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्थ पर सबसे बड़ा, जो पृथ्वी पर थे, ऑन अर्थ, कहने का मतलब सबसे बड़ा जानवर जो था वो डायनासोर था। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? जाइंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5th नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा वो जाइंट्स हो जाएगा। क्या होगा? पीपल जाइंट्स डेट दिज बोन्स, पीपल इमेजिन्स डेट दिज बोन्स बिलोंग्स टू जाइंट्स। किसका है? यह जो हड्डियां हैं, यह किसका था? मतलब बड़े जानवर का था, जिसका नाम हमने बोला जायंट्स के रूप में। ठीक है, चलो बढ़िया बात। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू सम अदर योर फ्रेंड्स। ओके, एंड प्लीज लाइक्स। ओके, तो सेकेंड को यहाँ पे भी फिर 2 क्वेश्चन लिया गया है, जिसका 6th और 7th में है। क्वेश्चंस को पढ़िए बढ़िया ढंग से और समझिए। क्वेश्चंस जितनी बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, जितनी समझ में आएगा, आपको और सीखने में मदद मिलेगा। ठीक है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। वाह, क्या बात है। एडवर्ब ऑफ मैनर का आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है इसमें से कि कौन सा है, ओके, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर बढ़िया ढंग से काम किया गया है। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर जानते हो आप? अगर नहीं जानते हो तो क्यों नहीं जानते हो, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं। एडवर्ब का ही एक पार्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए, एडवर्ब ऑफ मैनर मैं बता दूं कि मैनर का मतलब क्या आता है। देखिए, मैनर सब में होना चाहिए। थोड़ा सा कहते हो कि मैनरलेस हो क्या, जब आप बात किससे करते हो, क्या मैनरलेस हो क्या, स्टूपिड हो क्या। ओके, तो वो जो है ना मैनर,
वो मैनर की बात हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे कोई कहता है ना, भाई मेरे को तो स्लोली कुछ काम करने के आते हैं, भाई केयरफुली काम करो, क्या बात है, ये ब्यूटीफुली है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके मैनर होते हैं, क्या होते हैं, मैनर होते हैं। तो इसी में आपको चेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस आपके सही होने वाले हैं। तो फर्स्ट में ही हैज जस्ट डन हिज वर्क। ओके, तो मेरे को तो यहाँ पे कहीं पे भी मैनर का प्रयोग नहीं आ रहा है, जस्ट कुछ नहीं है, ये तो अलग आ गया, वो दूसरा एडवर्ब आता है। ही डज हिज वर्क केयरफुली। ओके, यहाँ जो हमारा वर्ड है केयरफुली, कहा ना कि भाई कैसे कैसे तरीके से काम करते हो, किस प्रकार से, आपके तरीके कैसे हैं। तो कह रहा है उसने अपना काम, वो ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है केयरफुली। कैसे करता है, कौन से तरीके, विच मतलब विच वे है ना, कौन से तरीके से, भाई तो ये केयरफुली अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर मेरे को दिखाई दे रहा है। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, मतलब ही हैज़ डन हिज, यहाँ पे भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। ही हैज़ डन हिज वर्क रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से, है ना। बट मतलब यहाँ पर मैंने हैज़ लगाया, यहाँ पे डन ही लिखा हुआ था, सॉरी, ही डन। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस था ये हमारा गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ डन आ गया तो डायरेक्टली डन का यूज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारा सही जो रूप होगा ये होगा हमारा सेकेंड। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि काम को आप किस तरीके से करते हैं, कितने बढ़िया ढंग से करते हैं, इसलिए उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में भी देख लेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस में अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, आपको पता करना है कि ये अंडरलाइन भाई जी क्या चाहते हैं, क्या कुछ मांगा इसने। अगर मांगा है तो कोई बात नहीं, आ जाओ भाई मेरे साथ ही बैठो, इसमें क्या दिक्कत है। तो अंडरलाइन भाई जी को पकड़ना है, उनको इनवाइट करना है, अपनी कुर्सी देना है, उनको बैठाना है, हाय वाय करके तब विदा करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक, मतलब लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मतलब लास्ट 2 आवर्स से क्या कर रहा है, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक, मतलब अपने किताब में तो देख नहीं रहा भाई, आई थिंक कि किताब में नहीं देख रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मतलब पिछले 2 घंटे से वो क्या देख रहा है, अपनी किताब को, किताब में नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट कुडंट फाइंड इट। नेक्स्ट में क्या दीजिएगा, वो बहुत देरों से अपनी किताब को मतलब खोज रहा है, भाई किधर है ना, 2 घंटे लग गए खोजते खोजते, भाई किधर है, यहाँ तुम नहीं हो। अब भाई यहाँ पर जब यूज कर रहे हो तो लुक वर्ड जो बहुत सुंदर वर्ड है, लुक के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज आते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, लुक आफ्टर कर देते हो, देखभाल करना होता है। हाँ, लुकिंग फॉर मतलब खोजना होता है ना। तो ये कहने का मतलब है यहाँ कुछ वर्ड देखना है, खोजने का सेंस में यूज किया गया है। तो लुकिंग एबव हिज बुक नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं होने का है। ठीक है, बट कुडंट फाइंड आप समझ रहे हो ना। लुकिंग डाउन हिज बुक नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। लुकिंग फॉर हिज बुक, देखिए लुकिंग फॉर मतलब खोजने के सर्च में, सर्चिंग फॉर, लुकिंग फॉर, हाँ, तो यहाँ पे आपका लुकिंग फॉर हिज बुक है ना, ये हमारा सही होगा। लुकिंग आफ्टर भी नहीं होगा, लुकिंग आफ्टर देखभाल की जरूरत नहीं है किताब को, मतलब बेचारा क्या है, हमारे जैसे आपके जैसा है, और वो क्या कर रहा है, 2 घंटे से खोजने की, जैसे मैंने मैथ की बुक रख रखा है और मैथ की बुक खोजने के लिए तैयार कर रहा हूँ, कहाँ गया, मैं 2 घंटे से उसको खोजने में लगा हूँ। तो इस तरह से ही वॉज लुकिंग इनटू कहना गलत होगा, क्या होगा, लुकिंग फॉर। ओके, तो बात समझ में आ रहा है भाई लोग कि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है बड़ी सिंपल था, बड़ी आसान तरीके से अपनी भाषा में इसको हम कर लिए। ठीक है, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमको इनकरेज करो ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, मुझे लगे कि मैं सही कर रहा हूँ। इसलिए आप कुछ नहीं करो, थोड़ी सी काम करना है। काम नंबर 1, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम, अरे वीडियो पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब कर देना है। तीसरा, आपकी मर्जी, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सीखा तो दूसरे दोस्तों को भी दिखा देना। क्या लगा है जीने में, जब आग लगी हो सीने में, थोड़ा तो सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओके, ये भी देख लो भाई क्या है क्वेश्चन 8 और 9 10, जैसा कि मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और जितने भी एग्जाम हैं सब में बेनिफिशियल होना होगा। ठीक है, तो सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम पूछे होते हैं उस सभी एग्जाम में अगर इंग्लिश के पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है ऑफ द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या दिया है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो सबको ही पढ़ रखा है, आप भी पढ़ रखे होंगे ना। तो आप देखिए इसमें कि शी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब समझना आपको है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा। मैंने 3 ही ऑप्शन यहाँ लिखा है। पहले ऑप्शन है शी सेड दैट शी हैड बीन इन नो मूड टू वर्क नाउ। सेकेंड में है शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क नाउ। थर्ड में है शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क नाउ।
देखिए मेरे प्यारे मित्रगण, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और एक बार और रिकॉल करना चाहूँगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस को। ऐसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बड़ी मतलब सिंपल चीज़ है, लेकिन ना समझ में आए तो बड़ी टफ चीज़ है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। देखिए मैंने जहाँ तक जाना, मैंने जहाँ तक समझा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाने के लिए आप चेंज ऑफ पर्सन जाते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरे में जाते हैं चेंज ऑफ टेंस, जहाँ पर आप कहाँ पर क्या चेंज करते हैं, पर्सन भी चेंज करते हैं और टेंस भी चेंज करते हैं। उसके बाद आगे अगर पार्ट चलते हैं तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ मतलब हेयर, देयर, नाउ ना, ये सब का चेंज होता है। यस्टरडे, टुडे, ये सब जो हो ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इस तरह से आपके नरेशन के पार्ट आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं आज तो एक्सप्लेन इसका पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन से इतना ही पे आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। जब बेसिकली मैं पूरा का पूरा सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वीडियो लाऊंगा, उस समय मैं एक एक टॉपिक को कंसेप्ट के रूप में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो पहले हम समझ लेते होता है क्या है। जब भी हमारे चेंज ऑफ टेंस आते हैं तो चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप डेट लगाते हैं और उसमें चेंज ऑफ टेंस कहने का मतलब होता है कि चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस में चेंज हो जाएगा। जो प्रेजेंट है वो पास्ट में हो जाएगा, ठीक ना। और पास्ट है जो पास्ट में रहता है। जैसे एमिजार को वाज वेयर में चेंज कर देते हैं, है ना। डू डज को डिड में चेंज कर देते हैं। डिड कहाँ चेंज जाएगा, डिड हैड में चेंज चल जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारी कुछ चीज़ें आगे चली जाती है। तो हम समझते हैं पहले सी सेड हो गया, चलिए ये तीनों में मिल गया। इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट तीनों में मिल गया। आई के लिए सी फर्स्ट पर्सन, चूंकि इसमें नियम है SON 1 2 3, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार सी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हैड लगा गया है, क्योंकि इसके लिए हमको क्या लगाना था, वाज यूज करना था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, अगर ये दोनों सही हो रहा है, ठीक है। अब इन लग जाएगा, फिर ये भी इन सही हो गया, नो भी सही हो गया इसमें, ठीक है। अब हमारा मूड भी दोनों में सही है, टू भी दोनों में हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद वर्क भी दोनों में सही है। अब कहने का मतलब नाउ, मैंने बोला था ना कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करना है चेंज ऑफ टेंस में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हेयर, नाउ, ये सब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देखना है कि नाउ का प्रयोग अब हमको देन में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि नाउ इसी प्रकार रह गया, तो ये हमारा गलत है, नाउ यहाँ पर चेंज हो गया तो देन है। तो इस तरह से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन सही हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको पढ़े समझे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेज। अब देखिए आपको ये अंडरलाइन किया गया है वर्ड को, ठीक है। क्या अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे ये वर्ड को क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया है। अब इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है तो आपको समझना है कि इसके जगह पर कौन से वर्ड आएगा। तो पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, क्या होता है, रिड्यूस मतलब घटाना, है ना। एक बार घटाना नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करके घटाना है, एक बार घटाना नहीं है, तो है ना। तो इसलिए इसको कहता है पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। उसके फैमिली डॉक्टर से एडवाइस लेना है उसको, और उससे लेकर उसको स्मोकिंग करने का, जो स्मोकिंग करता हुआ 4 को 5 को फू वाला, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, उसको कह रहा है कि भाई उसको कम करो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को कम करना है। मतलब भर दिन में जो 10 को धुक्कर मारता है उसके जगह पर 1 आध को धुक्कर मारो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ इज वेल्थ इसलिए कहा गया है। स्वास्थ्य रहेगा तभी तो बात है कि तुम 10 को मारेगा तो तुमको कैंसर पकड़ लेगा, तो चल जाएगा टेटियाते, हाँ करे चला जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि क्या ना, रिड्यूस करना है, कम करना है। तो पहला लेस डाउन का मतलब होता है, वो लेस का मतलब कम, वो इसका मीनिंग नहीं जाएगा, ठीक ना। अप डाउन ऊपर कहने का नहीं होने वाला है इसमें। लोअर डाउन नहीं। यहाँ पर एक वर्ड आया है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे कम करना। क्वांटिटी में कम करने के लिए हम फ्रेजर वर्ड यूज करते हैं कट डाउन। क्या करते हैं हम, कट डाउन। मतलब कट डाउन मतलब क्वांटिटी में धीरे धीरे लेस करना, मतलब कम करना, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे ये हम समझ में आ गया कि हमारा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। 10th और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। तो इसमें हमने पढ़ा आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, मतलब मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद, मतलब पूरा होने के बाद, आई प्लान टू परसुइंग लॉ। अब देखिए यहाँ पर जो हुआ ना, ये अंडरलाइन है, प्लान टू परसुइंग। अब देखो टू जो वर्ड आता है ना, टू वर्ब के पहले लगता है टू ना। जब भी वर्ब के पहले अगर टू लगा रहेगा, इसका मतलब समझ जाइएगा वो कि वो क्या चीज़ के रूप में यूज हो रहा है, तो इन्फिनाइट के रूप में यूज हो रहा है। क्या चीज़ के रूप में यूज हो रहा है, इन्फिनाइट के रूप में हो रहा है। और कभी भी टू के बाद आपका जो कुछ आएगा, वर्ब के बाद, अगर मतलब वर्ब के पहले ही आपको यूज करना है, वो वर्ब के बाद यहाँ जैसे देख लीजिए आई प्लान टू। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है, यहाँ पे ये यूज जो होगा टू प्लस, मतलब कुछ भी हो तो
तो इन्फिनाइट के रूप में यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो परसुइंग यूज किया गया है ये हमारा गलत है, क्योंकि परसुइंग जो हो जाएगा वो जेरंड आ जाएगा, तो वो जेरंड आने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपको 2 + V1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 2 + V1। जैसे आई वांट टू गो, आई लाइक टू स्विम। तो यहाँ पर जो कुछ सेंटेंस है, जैसे आई वांट टू नो, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू रीड ए स्टोरीज बुक, है ना। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपने देखा आई लाइक टू रीड ए स्टोरी, मतलब लाइक टू, उसके साथ टू, स्टोरी, बुक्स। यहाँ पर यहीं आई लाइक टू स्विम, स्विम जो वर्ड है वो वर्ब है, लेकिन फिर भी टू के पहले आया, मतलब टू के साथ आ रहे। तो इस तरह से हम कहेंगे टू स्विम जो हो गया वो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। तो यहाँ पर हमारा परसुइंग के जगह पर 2 + V1 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए? 2 + V1। तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन ऐसी की कोई बात ही नहीं है। प्लान इन परस्यू, प्लान इन परस्यू ये भी नहीं होगा। अब प्लान टू परस्यू, देखिए प्लान टू परस्यू यहाँ पर हो गया प्लान टू परस्यू, ठीक है। अब यहाँ प्लान टू परस्यूइंग नहीं होना है, यहाँ हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरह से आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने कुल पूरे सेशन में 10 क्वेश्चन को किया है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा और पसंद करते रहिएगा प्लीज़। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे जितने भी भाई बहनों हैं उनके पास भी थोड़ा शेयर करें ताकि ये भी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सके। जब तक के लिए फिर अगले विषय में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।